फ़र्ज़ करें आपके मस्जिद के मौलवी साहब मेरे पास सांस की तकलीफ़ के साथ आते हैं और दौरान इलाज मुझे ये आइडिया हो जाए कि ये जो मौलवी साहब हैं ये चरस का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप यकीन करें ये मौलवी साहब कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये चरस वाली बात उनके मोहल्ले के उन लोगों को पता चल जाए जो उनकी मस्जिद में नमाज आकर पढ़ते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं अगर ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से लीक करके उनको बता दूं कि मौलवी साहब तो चरस भी पीते हैं, तो आप यकीन करें मैं एज अ डॉक्टर उस शख्स की उस मोहल्ले के अंदर जो इज़्ज़त और तकरीम है सोशली उनको मैं डैमेज कर दूंगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं किसी शख्स को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या एड्स के साथ डायग्नोस करता हूं और ये वाली इंफॉर्मेशन मैं उसकी इजाज़त के बगैर उसके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को या उसके दोस्तों को जाकर बता देता हूं, तो हो सकता है वो लोग इस शख्स से मिलना जुलना छोड़ दें, इससे मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक़ कर लें कि कहीं हमें ये बीमारी लाक ना हो जाए। तो इस तरह मेरी ये हरकत उस शख्स की प्राइवेट और सोशल लाइफ को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख सकती है। बिल्कुल इसी तरह फ़र्ज़ करें मैं किसी मरीज़ को डायग्नोस करता हूँ जिगर के कैंसर के साथ और स्कैन्स देखने के बाद मुझे ये आइडिया हो जाए कि ये जो अनफॉर्चुनेट पेशेंट है ये अगले चंद महीनों में फ़ौत हो जाएगा, और ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं उसकी इजाज़त के बगैर उसकी बीवी को, बच्चों को या उसके ख़ानदान के बाकी लोगों को जाकर बता देता हूँ, तो हो सकता है मेरी ये हरकत उसके ख़ानदान के अंदर जो जायदाद के मसाइल हैं उनको स्टार्ट कर दे। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम डॉक्टरों के ऊपर या किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ये एक बड़ा बुनियादी फरीज़ा होता है कि आप मरीज़ की बीमारी या उसकी बीमारी की इलाज से जुड़ी कोई भी बात उसकी इजाज़त के बगैर आप किसी दूसरे शख्स को नहीं बता सकते, यहाँ तक कि आप उसके घर वालों को भी आप नहीं बता सकते। इसी काम को हम मेडिकल प्रोफेशन में प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं, और ये हर वक्त किसी भी इदारे का, किसी भी डॉक्टर का, किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ये बुनियादी फरीज़ा होता है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च की जाती है। मरीज़ की प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक कादिर पटेल साहब है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका आपको थोड़ा सा आपको हवाला दूंगा और आपको बताऊंगा कि हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर अस्पतालों में मरीज़ की प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए क्या निज़ाम मौजूद है ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको फ़र्क पता चले कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और हम पाकिस्तान में बैठकर क्या कर रहे हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट कोई भी हो वो एक जमहूरी हुकूमत में पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर से ना फ्रैक्चर निकला निकला तो पाउडर निकला। देखें 2023 में भी हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारे जो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप किसी भी शख्स की मेडिकल रिपोर्ट लाकर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये कानूनन सरासर एक जुर्म है, और अगर आप एक आइडियल वर्ल्ड में देखें तो इनका तो काम ही ये है कि आपने पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी शहरी के लिए वो सिस्टम लेकर आना है कि जहाँ पर उसकी जितना भी उसका मेडिकल रिकॉर्ड हो वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रहे। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये कितना इन्होंने एक गलत और बिल्कुल एक यूज़लेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाई है जो कि पिम्स में परफॉर्म हुई है। इमरान खान साहब का तमाम मुआयना बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह बिल्कुल नॉर्मल है। इनके जो खून के जितने भी टेस्ट किए गए हैं वो तमाम के तमाम नॉर्मल हैं। आप यकीन करें कि उम्र के इस हिस्से में जहाँ पर इमरान खान साहब हैं, अगर आपका मुआयना इतना फिट हो और आपका खून के टेस्ट इतने अच्छे हों तो, और ये जाहिर करता है एक्सरसाइज आप करते रहें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कादिर पटेल साहब ने ये कहा कि ये शराब की इनको कुछ इस पर शुबा ज़ाहिर हुआ टेस्टों में से। अब ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं शराब को डील करता हूँ। पाकिस्तान में मैं लीवर के यूनिट में काम करता था। बहुत सारे हमने शराब वाले मरीज़ देखे हैं। शराब वाले जो मरीज़ होते हैं या तो ये लंबे अरसे से शराब पी रहे होते हैं या फिर बीच में कभी कभी शराब पीते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ये लोग स्ट्रेस में आकर ज़्यादा शराब पीते हैं। ये एक शख्स जो रेगुलरली शराब पीता रहा होता है उसके टेस्टों में दिखना शुरू हो जाता है, उसका खून कम होना शुरू हो जाता है, उसके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिगर के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। या फिर एक शख्स जो स्ट्रेसफुल टाइम में से गुजर रहा होता है, जिस तरह इमरान खान साहब हैं, तो जो अगर वो शराब पीता है तो वो ज़्यादा शराब पीना शुरू हो जाता है और वो उसकी रिपोर्टों में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उनके तो लिवर के टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी इन तमाम रिपोर्टों को देखने के बाद अगर आप मुझसे पूछें क्या इमरान खान साहब शराब पीते हैं, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये शराब नहीं पीते।
कोकेन की अगर आप बात करें तो कोकेन के लिए दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक आप खून वाले टेस्ट करते हैं और दूसरे आप पेशाब वाले टेस्ट करते हैं। पेशाब वाला आपका जो टेस्ट है वो उसी टाइम आप कतरे डालते हैं उस किट के ऊपर और फ़ौरन से आपको पता चल जाता है कि उस शख्स ने कौन से टॉक्सिन्स लिए हुए हैं, क्योंकि आपने इलाज शुरू करना होता है और इस तरह से आप देर नहीं लगा सकते। तो ये हो नहीं सकता कि अब तक इनके पास रिपोर्टें ना आई हों। और ये जो 20 दिन का कह रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सरासर इन्होंने गलत कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कादिर पटेल साहब ने इनकी रिपोर्टें पब्लिक की और ये दोबारा साबित किया कि इमरान खान साहब एक फ़िट आदमी है और ये किसी किस्म का कोई नशा नहीं करते। तो चले अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर गोरों ने क्या सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में तो आप कादिर पटेल साहब को देखकर अफसोस ही कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर जब किसी अस्पताल में काम शुरू करता है तो काम शुरू करने से पहले उसको कुछ वर्कशॉप्स और कुछ ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करनी पड़ती हैं और उसको ये बार बार उसको समझाया जाता है कि आपने जब अस्पताल में काम शुरू करना है तो पूरा आपने जो है ना ख्याल रखना है कि किसी भी मरीज़ का कोई कागज़ या उसकी बीमारी या इलाज से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन मरीज़ की इजाज़त के बगैर इधर से उधर ना हो जाए। हर डॉक्टर को एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी इंटरेक्शन जो हम अस्पताल के अंदर करते हैं या बिटवीन द हॉस्पिटल्स करते हैं मरीज़ों के हवाले से, वो ऑफिशियल ईमेल्स के ऊपर की जाती है। उसकी वजह यह है कि वो जो ऑफिशियल ईमेल होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, वो हैक नहीं हो सकता जिस तरह जीमेल हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी मरीज़ की कोई डॉक्यूमेंट या उसका कोई भी कागज़ आप अपनी प्राइवेट ईमेल में नहीं भेज सकते, इसके ऊपर पाबंदी है। इसके साथ साथ अस्पताल के अंदर बाकायदगी के साथ वर्कशॉप्स कराई जाती हैं, रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, ईमेल्स आती हैं कि जनाब पूरी कोशिश करें कि कोई भी कागज़ इधर से उधर ना हो जाए। मरीज़ों का जो मेडिकल रिकॉर्ड अस्पताल के अंदर रखा जाता है वो भी दो तरीक़ों से रखा जाता है। एक तो कंप्यूटर के ऊपर तमाम का तमाम रिकॉर्ड एक्सेसिबल होता है और दूसरा फ़ाइलों की सूरत में मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाता है। कुछ अस्पतालों में फ़ाइलें ख़त्म हो गई हैं और तमाम के तमाम ई सिस्टम के ऊपर आ चुका है। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर भी मरीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है उसको एक्सेस करने के लिए भी सिर्फ एक्सेस डॉक्टरों को दी जाती है। और अगर कोई डॉक्टर उस कंप्यूटर में से कोई कागज़ प्रिंट करता है तो उसके ऊपर उस डॉक्टर का नाम भी आ जाता है और अगर वो कागज़ गुम हो गया या किसी के हाथ लग गया तो वो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी आईडी से वो डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट हुआ है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो भी प्रिंटेड कागज़ किसी डॉक्टर ने डस्टबिन में फेंकना हो या ज़ाया करना हो तो वो आम सादे बिन में नहीं फेंक सकता, बल्कि उसके लिए बाकायदा स्पेशल अस्पताल के अंदर रेड बिन्स रखी होती हैं और पेपर श्रेडर्स होते हैं और वहाँ पर आपने वो जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है अपने इस्तेमाल के बाद आपने कोई स्कैन डिस्कस करना है, कोई एंडोस्कोपी की रिपोर्ट डिस्कस करनी है, उसके बाद आप उसको श्रेडर में डालें, उस कागज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें। लेकिन आप उस कागज़ को डस्टबिन में नहीं फेंक सकते, क्योंकि अगर आपने वो डस्टबिन में फेंक दिया और वो किसी के हाथ लग गया और उस शख्स को ये पता चल गया कि मेरी सीटी स्कैन की रिपोर्ट या मेरी डिस्चार्ज स्लिप डस्टबिन में से मिली है और ये लीक हो गई है, तो फिर वो उस अस्पताल को और उस डॉक्टर को अच्छी खासी सज़ा दिलवा सकता है। इवन उनका लाइसेंस भी इस पर कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जो फ़ाइलों वाला सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान में भी ज़्यादातर अस्पतालों में हर मरीज़ के बेड के साथ फ़ाइल हम रख देते हैं, उन फ़ाइलों वाले सिस्टम के ऊपर भी यही है कि वो फ़ाइल मेडिकल रिकॉर्ड से सिर्फ डॉक्टर्स निकलवा सकते हैं या अस्पताल का अमला निकलवा सकता है। और उस फ़ाइल को एक और चीज़ जो यहाँ पर की जाती है, जो कि पाकिस्तान में नहीं की जाती, यहाँ पर फ़ाइल को मरीज़ के बेड एंड पे नहीं रखा जाता। पाकिस्तान में तो मरीज़ के पास फ़ाइल छोड़ देते हैं और वो पढ़ता भी रहता है, उसमें तस्वीरें भी निकालता है, स्कैन्स भी इधर से उधर भेज रहा होता है। यहाँ पर ये होता है कि राउंड के बाद उसको अपनी जगह पर रख दिया जाता है, मरीज़ के पास नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वहाँ पर उसके अटेंडेंट आ सकते हैं, कोई और बंदा जो वहाँ से गुजर रहा है वो उसमें से फ़ोटो निकाल सकता है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेक रखा जाता है। आखिर में इस बात के साथ कि हमारे इस मिनिस्टर साहब को पेशाब के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमारे इस हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे करने वाले काम हैं। कम से कम कभी अपने पार्लियामेंट लॉजिस से निकल कर साथ में ही पोली क्लिनिक का चक्कर लगा लें। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर आपके गवर्नर साहब आकर गोली लगने के बाद फौत हुए थे। उस हॉस्पिटल का हाल जाकर देख लें क्या पोजीशन है। इस एक हॉस्पिटल को आप ठीक कर दें या अपनी V8 गाड़ी में बैठें और पिंडी के बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल को जाकर एक दफ़ा विज़िट करके देख लें, उस हॉस्पिटल को जाकर ठीक कर लें। और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा गोली लगने के बाद आकर शहीद हुई थी। बहुत सारे काम हैं आपके करने वाले। खुदारा अपना टाइम इस तरह की फजूल
और बेमकसद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़ाया मत करें। इसके साथ ही मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लिहाजा ये मेडिकल रिपोर्ट ना सिर्फ इसको मेंटली अनस्टेबल करार देती है,